प्रधानमंत्री से मिली संदेश खाली की 5 महिलाओं ने पीएम के सामने अपनी बात रखी। बारासात में रैली के बाद प्रधानमंत्री से मुलाकात को लेकर इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर है। हालांकि आज रैली में संबोधन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से महिला सुरक्षा को लेकर क्या बड़ी बातें कही गई, आपके सामने होगी वो बात। लेकिन उससे पहले देखिए ये बड़ी खबर आ रही है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ संदेश खाली की महिलाओं ने की है मुलाकात। 5 महिलाओं ने पीएम के सामने अपनी बात रखी है। इस बातचीत में उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को क्या कहा, इस बारे में हमारे सहयोगी से लेंगे अपडेट। लेकिन इस बीच बता दें, बारासात में रैली की एक तस्वीर तो हम आपको दिखा रहे हैं, जहां इस वक्त बड़ी खबर आ रही है कि अब रैली को संबोधित करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से 5 महिलाओं ने मुलाकात भी की है। हालांकि संदेश खाली के लोगों का ये बड़ा आरोप, संदेश खाली के लोग बोले पुलिस ने हमको रोका। पीएम की रैली में जाने से रोकने के आरोप को लेकर भी इस वक्त एक और बड़ी खबर मिल रही है। तो जहां एक तरफ महिलाएं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुलाकात करते हुए उन्हें अपनी आप बीती बताना चाहती थी, वहीं इस बीच एक और बड़ी खबर ये सामने आ रही है कि जिस तरीके से सभी महिलाएं आज बारासात पहुंची, खबर ये है, लोग ये बड़े आरोप लगा रहे हैं कि संदेश खाली के लोगों की तरफ से कहा जा रहा है कि पुलिस ने उन्हें रोका है। पीएम की रैली में जाने से रोकने के आरोप लगे हैं। और अब से कुछ देर पहले ही प्रधानमंत्री ने बंगाल के बारासात में जनसभा को भी संबोधित किया और इस जनसभा से प्रधानमंत्री ने ममता बनर्जी की सरकार पर हमला बोला। संदेश खाली मसले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कहा गया कि संदेश खाली में जो हुआ उससे सिर शर्म से झुक गया। संदेश खाली में टीएमसी ने घोर पाप किया, टीएमसी के राज में घोर पाप किया गया है। इसी धरती पर टीएमसी के राज में नारी शक्ति पर अत्याचार का घोर पाप हुआ है। मां बोने देर संगे अत्याचार कोरे टीएमसी घोर पाप कोरे छे। संदेश खाली में जो कुछ भी हुआ उससे किसी का भी सिर शर्म से झुक जाएगा। लेकिन यहां की टीएमसी सरकार को आपके दुख से कोई फर्क नहीं पड़ता। टीएमसी सरकार बंगाल की महिलाओं के गुनहगार को बचाने के लिए पूरी शक्ति लगा रही है। और संदेश खाली को लेकर बीजेपी नेता रूपा गांगुली ने ममता सरकार पर बड़ा हमला बोला, क्या कहा सुनिए। मैम मौजूद है। मैम, टीएमसी का ये एलिगेशन है कि जो भी संदेश खाली में लोग बोल रहे हैं वहाँ के लोगों को तो बंगला बोलने नहीं आती, जबकि हिंदी में बाइट दे रहे हैं, तो ये लोग बाहर से लाए हुए लोग हैं। तो ये जो अभी आपको दिखा, ये सारे लोग तो बांग्ला में ही रो रहे थे, बांग्ला में ही बात कर रहे थे। कौन लोग है जो ये हिंदी में बात कर रहे थे? और किसने बोला संदेश खाली के लोगों को बांग्ला नहीं आती? टीएमसी के लोगों का एलिगेशन है। वो आते हैं, वो उनको देखा कभी आते हुए? वो तो 2 नेता आए थे, वो फुर्ती करने आए थे, पार्टी करने आए थे। संदेश खाली की औरतों ने तो दिया उनको अच्छा जवाब। मुख्यमंत्री को सब भाषा आती क्यों नहीं है? पीटने के डर से नहीं आती ना। हाँ, पिटाई खा जाएगी यहाँ आएगी तो, इस डर से नहीं आ रही है। उनकी पुलिस भी बचा नहीं पाएंगी। पुलिस को जो पुलिस वहां पे मौजूद थे, तैनात थे, उन सबको वही धारा में केस लॉन्च होना चाहिए। वो भी असम्मान किए औरतों का। अगर कोई औरत थाने में कंप्लेंट करने जाती है तो ये लोग सीधा थाने बैठे बैठे बोलते हैं कि शिव हाजरा के पास जाओ। क्या है, जिसके खिलाफ हमारा कंप्लेन है उसी के पास जाऊं, उसी को बोलने के लिए जाऊं। इनका ये कहना है कि ये सब कुछ मीडिया पोर्ट्रेट किया जा रहा है और इसको एक पॉलिटिकल कलर दिया जा रहा है। टीएमसी ये एलिगेशन लगा रही है। मतलब आप मुझे बता दो तो, औरत का पॉलिटिकल कलर क्या होता है? हाँ, मैं ब्लू साड़ी पहने रहूंगी तो मेरा टीएमसी कलर हो गया। मेरी साड़ी खींची जाएगी तो कौन सा कलर होता है? संदेश खाली की जिन महिलाओं को रोका गया उनसे हमारे संवाददाता रविशंकर दत्ता ने बातचीत की, क्या कहा उन्होंने, सुनिए। जिस संदेश खाली को लेके इतना बड़ा मुद्दा राज्य में बना, वही संदेश खाली के लोग आज प्रधानमंत्री के जो जनसभा है उसके अंदर घुस नहीं सके। यहाँ पे जो लोग खड़े हैं आप देखिए, ये सारे संदेश खाली के हैं और इनका आरोप ये है कि पुलिस इनको रोक दिया।
जब ये बस करके आ रहे थे साइंस सिटी के सामने इन लोगों को रोका गया। কি হয়েছে আপনাদের সাথে? পুলিশ আমাদের গাড়ি আটকে দিয়েছে, পুলিশ আসতে দেয় না। আমরা উপর থেকে খেয়া বাড়ি আপনারা কোনখান থেকে এসেছেন? সন্দেশখালী থেকে এসেছি আমরা। সন্দেশখালী বেলুদি খাতারিঘাট। আমরা সন্দেশখালী থেকে এসেছি স্যার, আমাদের গাড়ি আটকেছে, আমরা আমরা কোনো কষ্ট বোধ করে আমরা অনেক কষ্ট বোধ করে এসেছি। আমরা অনেক কষ্ট করে এসেছি। আমরা এসেছি কিন্তু ঢুকতে পারেন না, ঢুকতে পারি না, আমরা ঢুকতে পারি না। কোথা থেকে এসেছেন? আমরা সন্দেশখালী 1 নম্বর বেড়মজুর কাছারির থেকে বটতলার ওখান থেকে এসেছি। আমাদের পুলিশ 4-5 জনে গাড়ি আটকে দিয়েছে, 4-5টা গাড়ি আটকে রেখেছে। আমাদের 8টা গাড়ি, যার জন্য মোদি সাহেবের সাথে আমরা দেখা করতে পারিনি। আচ্ছা, আপনি কোথা থেকে এসেছেন? আমরাও সন্দেশখালী থেকে এসেছি, সন্দেশখালী থেকে এসেছি। আমাদের গাড়ি আটকে দিয়েছিল, আমাদের সব ব্যাগ চেক করতেছে পুলিশ আটকিয়ে, আর বলছে তোমাদের ব্যাগ দেখি। আপনারা প্রধানমন্ত্রীর সাথে দেখা করতে পারেন না, আমরা দেখা করতে পারি না, আমরা স্যার দেখা করতে পারি না। पहले ये बता देते हैं कि इन लोगों का आरोप ये है प्रधानमंत्री के साथ इनको मिलना था लेकिन ये मिल नहीं पाए। दूसरी बात ये है, इनका ये कहना था पुलिस चेकिंग के नाम पे इनके जो बस थे उनको रोक दिया। इनके यहाँ और भी लोग हैं, आप देख सकते हैं ये जो खड़े हैं। আপনারা একটু হাত তুলুন, কতজন সন্দেশখালী থেকে? देखिए ये लोग सन्देशखाली से हैं और ये लोग ऐसे 3-4 बसेस से जो आने पा रहा है। तो यहाँ पे আপনারা সন্দেশখালী থেকে? আচ্ছা, আপনি সন্দেশখালী থেকে? বল আমরা সন্দেশখালী শান্তি চাই। আপনার সাথে কথা বলেছেন, আপনি সন্দেশখালী থেকে? হ্যাঁ, সন্দেশখালী থেকে। হ্যাঁ, তো আপনারা ভেতরে ঢুকতে পেরেছিলেন? না, আমাদের ঢুকতে পারিনি। পুলিশ রাস্তা আমাদের 4-5 জায়গায় আটকে আছে। হিন্দি বলতে পারেন? না, হিন্দি বলতে পারি। আচ্ছা, বলুন। ওরা পুলিশ আটকে আছে 4-5 জায়গায়, গাড়ি আটকে দিয়েছে, কোনো জায়গায় গাড়ি দাঁড়িয়ে 8 ঘন্টার উপরে গাড়ি দাঁড় করিয়ে রেখেছে, এরকম করে ছেড়ে দিয়েছে। तो देखिए यहाँ पे ये आरोप फिर से वही लग रहा है कि रास्ता ब्लॉक किया जा रहा था, रास्ता यहाँ पे रोका जा रहा था, जिसके चलते यहाँ पे सन्देशखाली के जो लोग हैं प्रधानमंत्री से मिल नहीं पाए, लेकिन बाहर खड़ा होकर ये लोग जय श्री राम का नारा लगा रहे हैं। और यही शायद मुद्दा है जिसके बारे में TV9 भारतवर्ष लगातार जिक्र कर रहा था कि सन्देशखाली के जो बसेस हैं उनको रोक दिया गया है और वो प्रधानमंत्री से नहीं मिल पाए हैं, और इसके चलते प्रशासन के ऊपर ये लोग आरोप लगा रहे हैं। कैमरामैन अभिजीत के साथ रविशंकर, TV9 भारतवर्ष, बारासात। रोल चलो आज प्रधानमंत्री से और तृणमूल कांग्रेस कह रहा है कि ये लोग बाहरी है क्योंकि ये हिंदी बोलते हैं, बांग्ला सिर्फ नहीं बोलना जानता है। लेकिन यहाँ पे मेरे साथ जो लोग हैं वो सिर्फ बांग्ला में बात कर रहा है। তৃণমূল কংগ্রেস এই কথা বলছে যে আপনারা বাইরের লোক, আপনারা হিন্দি বলতে পারেন কিন্তু আপনারা বাংলায় কথা বলছেন, সেই জন্য কি বলবেন? আমরা হিন্দি জানি না, বাংলায় কথা বলতে আমরা বাংলা কথা বলি, হিন্দি জানি না। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কি জানেন না এই সন্দেশখালীর? আমরা সন্দেশখালী মহিলা, আমরা শান্তি চাই। আমাদের শান্তিভাবে শেখ শাহজাহানের যে ভাই সেনা বাহিনী আছে ওদেরকে এখনো কেন গ্রেফতার করা হচ্ছে না? সিরাজের ভাই আলিঙ্গন, এদের ধরা চাই, গ্রেফতার করা হোক। আমরা এইটা চাই। হিন্দি বলতে পারেন? না, হিন্দি বলতে পারি না। কোথাকার লোক আপনারা? আমরা সন্দেশখালীর লোক সব। আজকে প্রধানমন্ত্রীর সাথে দেখা করতে? হ্যাঁ, দেখা করতে এসেছিলাম। আমাদের গাড়ি আসতে দেয়, নিউ টাউনে এসে আমাদের গাড়ি আটকে দিয়েছে। মমতার পুলিশ ভিডিও করছে আমাদেরকে। हम लोग नौका पार होके उसके बाद बस में आया है ना, लेकिन रास्ता में बस रुक के ये माँ बहन का बैग चेक किया है। उसके बाद बोले इसमें क्या है हम देखेंगे, उसके बाद आप लोग जाने देंगे। लेकिन उसके बाद बहुत गाड़ी को आने नहीं दिया, उसके बाद बैरिकेड लगा दिया है ना। लेकिन আপনি সন্দেশখালী থাকেন? হ্যাঁ, সন্দেশখালী। আচ্ছা, আপনাদের আসতে দেয়নি? না, আসতে দেয়, আমাদেরকে আসতে দেয়নি। আমাদের আটকে মোবাইল গাড়ির ভিতরে ঢুকে কি প্রধানমন্ত্রীর সাথে দেখা করা? হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, আমাদের সবাই অনেক লোক দেখা করতে আসি, আমরা কেউ দেখা করতে পারিনি। देखिए यहाँ पे यही आरोप है, एक तरफ इनको तृणमूल की तरफ से कहा जा रहा है कि ये लोग बाहर से आए हैं, दूसरा आरोप यह है कि प्रधानमंत्री के साथ मिलने वाले थे लेकिन नहीं मिलने दिया गया। आखिरकार प्रशासन के ऊपर यहाँ पे आरोप लग रहा है और जो आरोप सिद्ध है कि नहीं है वो अलग बात है, लेकिन ये लोग जो प्रधानमंत्री से मिलने वाले थे नहीं मिल पाए। कैमरामैन अभिजीत के साथ रविशंकर, TV9 भारतवर्ष, बारासात। और संदेशखाली मामले पर इस वक्त एक और बड़ी खबर आपको बता दें, जहां सीबीआई ने 3 अलग अलग FIR दर्ज की हैं।
संदेश खाली मामले पर जहां कानूनी शिकंजा लगातार कसता जा रहा है, जिस तरीके से पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन हो रही है, कोर्ट में हियरिंग्स के बाद भी ममता सरकार को बड़ा झटका लगा है। लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, जो संदेश खाली मामले पर बड़ी खबर है। ये सीबीआई ने 3 अलग-अलग एफआईआर दर्ज की है। बढ़ते हैं आगे। भारत सैन्य शक्ति के पराक्रम में एक और तमगा जुड़ने जा रहा है। 12 मार्च को तीनों सेनाएं एक साथ आने वाली हैं और दुनिया को अपना एकजुट शौर्य दिखाने वाली हैं। 12 मार्च को पोखरण में भारत की त्रिशक्ति का सबसे बड़ा युद्धाभ्यास होने वाला है। इस युद्धाभ्यास को नाम दिया गया है भारत शक्ति। सबसे बड़ी बात यह है कि भारत शक्ति में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद रह सकते हैं। भारत की आन बान शान है तीनों सेनाएं। भारत की ये त्रिशक्ति विकसित भारत का सबसे बड़ा आधार है। भारत शक्ति युद्धाभ्यास में तीनों सेनाएं देश में निर्मित हथियारों की ताकत का प्रदर्शन करेंगी। आपको बता दें, देश की परमाणु ताकत के लिए पोखरण बेहद अहम जगह रही है। पोखरण की धरती से ही पूरी दुनिया ने भारत की परमाणु शक्ति को माना था। अब उसी धरती से देश की त्रिशक्ति अपना दमखम दिखाने जा रही है। 12 मार्च को होने वाले भारत शक्ति सैन्य अभ्यास में सिर्फ स्वदेशी तरीके से विकसित किए गए वेपन, प्लेटफॉर्म और सिस्टम को शामिल किया जाएगा। इस युद्धाभ्यास में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान समेत तीनों सेनाओं के शीर्ष अधिकारी भी शामिल रहेंगे। इसी युद्धाभ्यास में भारत में तैयार डिफेंस प्लेटफॉर्म और नेटवर्क आधारित सिस्टम को टेस्ट किया जाएगा। और जल्द आपको बताते हैं, भारत शक्ति युद्धाभ्यास में सेना वायुसेना किन हथियारों का प्रदर्शन करेगी। बड़ी खबर आपके सामने रख रहे हैं, जहां तेजस लड़ाकू विमान को लेकर बड़ी खबर है। साथ ही K9 आर्टिलरी गन और इसके अलावा स्वदेशी ड्रोन, पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर्स, शॉर्ट रेंज मिसाइल। जिस तरीके से ये युद्धाभ्यास किया जाना है, इसका मकसद क्या है और तीनों सेनाओं के तहत भारत शक्ति को लेकर जो बड़ी खबरें आ रही हैं, उसी बारे में और जानकारी शेयर करेंगे मेरे सहयोगी डिफेंस एडिटर सुमित चौधरी इस वक्त स्टूडियो में हमें ज्वाइन कर चुके हैं। लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं, भारत शक्ति युद्धाभ्यास का आखिर मकसद है क्या। भारत की त्रिशक्ति दर्शन को लेकर पहले जानकारी आपके सामने, क्योंकि स्वदेशी हथियारों पर जोर दिया जा रहा है। डिफेंस में आत्मनिर्भर भारत की झलक देखने को मिलेगी। स्वदेशी संचार नेटवर्क की क्षमता का टेस्ट होगा और साथ ही तीनों सेनाओं का दमखम जिस तरीके से एक साथ देखने को मिलेगा। सुमित, यही एक बड़ा सवाल है, भारत की त्रिशक्ति दर्शन को देखते हुए इस शक्ति प्रदर्शन से क्या बड़ा मैसेज जाएगा और किन किन चीजों पर फोकस रहेगा। देखिए, आपको याद होगा कि 2020 में जो भारत के साथ ईस्टर्न लद्दाख में हुआ, तब इंडियन एयरफोर्स और इंडियन आर्मी ने मिलकर मोबिलाइजेशन का काम बहुत मुस्तैदी के साथ किया था, जिससे हमने चीन को लेकर खास तौर पर अपनी एक शील्ड तैयार कर दी। अब उसी के बाद लगातार ऐसी एक्सरसाइजेस की जा रही हैं जहां पर अब तीनों सर्विसेज, यानी ना सिर्फ इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, बल्कि इंडियन नेवी के P-8I जैसे सर्विलेंस एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल किया जाएगा। ये इसलिए क्योंकि अगर भारत को किसी भी इलाके में, दुश्मन के इलाके में ऑफेंसिव ऑपरेशन इस्तेमाल चलाने पड़े, तो उसके लिए आपकी ग्राउंड फोर्सेज, आपकी एयर की आपकी फोर्सेज यानी इंडियन एयरफोर्स, और सर्विलेंस के लिए इंडियन नेवी के बेहतरीन एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल किया जा सके और तीनों सेनाओं के बीच में एक सिनर्जी हो, एक आपस में कोऑर्डिनेशन हो कि ऐसे ऑपरेशंस के लिए जो लॉजिस्टिक्स है वो तीनों कंबाइंडली इस्तेमाल कर सके और दुश्मन के इलाकों में उसको काबू पाने के लिए, उस पर घुसने के लिए ये पूरी एक्सरसाइज की जा रही है। एक इंपॉर्टेंट बात यह भी, क्योंकि युद्ध के हालात में रेड सी में जिस तरीके से भारत की तरफ से लगातार ऑपरेशंस को अंजाम दिया गया है, वो तस्वीरें भी सामने आई हैं। इसीलिए मैंने सवाल यह किया था, फोकस किस चीज पर है और दुनिया में इस युद्धाभ्यास को देखते हुए किस तरीके का संदेश जाएगा। देखिए सुरभि, एक बात बहुत क्लियर है कि आज के समय की सबसे ज्यादा डिमांड, सबसे ज्यादा जरूरत है जॉइंटनेस, यानी आपके पास अलग अलग विंग्स के अंदर अगर बहुत सारा साजो सामान है तो वो किसी इस्तेमाल का नहीं। इसलिए हमने थिएटराइजेशन भी किया और इसलिए जॉइंटनेस के ऊपर भी फोकस किया जा रहा है। और सबसे ज्यादा फोकस इसलिए कि अगर जंग के मैदान में सिर्फ एक आर्मी के बलबूते नहीं, बल्कि जॉइंटनेस के तौर पर हम आगे बढ़े, अगर हमारे जॉइंटली अगर सारे वेपनरीज इस्तेमाल किए जाएं तो आपको जल्दी सफलता मिलती है, आपको जल्दी जीत मिलती है और इसी की एक्सरसाइजेज ये की जा रही है। लेकिन इस बीच आज भारतीय नेवी के लिए कैसे ऐतिहासिक दिन है, एक और बड़ी खबर, क्योंकि आज नेवी को 2 योद्धा समर्पित किए जाने, और पहला है INS जटायु और दूसरा है MH-60R सीहॉक हेलीकॉप्टर। आपको बता दें, INS जटायु लक्षद्वीप के मिनिकॉय में एक द्वीप है जिसमें नेवल बेस बनाया है और रणनीतिक तौर पर यह नेवल बेस बहुत अहम है, क्योंकि यहां से चीन की चुनौती से आसानी से निपटा जा सकता है। साथ ही मालदीव और पाकिस्तान की गतिविधियों पर भी नजर रखी जा सकती है। वहीं आज भारतीय नौसेना कोची में MH-60R सीहॉक हेलीकॉप्टर को अपने बेड़े में शामिल करने जा रही है और इसे रोमियो हेलीकॉप्टर भी कहा जाता है, जो पनडुब्बी विनाशक है। यह हेलीकॉप्टर स्वदेशी विमान वाहक युद्धपोत विक्रांत की भी ताकत बढ़ाने वाला है।
इस बीच इसी बड़ी खबर पर अपडेट आपको दे दें, क्योंकि शाम 4:30 बजे नेवी में कमीशन किया जाएगा MH-60R सी हॉक को नेवल एयर स्क्वाड्रन 334 के रूप में कमीशन किया जाएगा। नेवी के पास फिलहाल 6 MH-60R सी हॉक है और नेवी की युद्धक क्षमता में जिस तरीके से इजाफा होगा उसे देखते हुए सुमित यही बड़ा सवाल होगा। लेकिन उससे पहले इसकी खूबियों के बारे में जानना बहुत जरूरी है और इसी की खूबियां बताते हुए सुमित मैं चाहूंगी आप मुझे यहां पर ज्वाइन करें, क्योंकि सी हॉक समुद्र का कैसे विजेता साबित होगा ये देखिए इसकी खूबियां। पनडुब्बी की तलाश कर खत्म कर सकता है, सतह रोधी युद्ध में माहिर है, 2 मार्क 4-6 टॉर्पेडो मिसाइल से लैस, 4 से 8 AGM 114 हेल्फायर मिसाइल से लैस, 4 प्रकार की हेवी मशीन गन लगाई जा सकती है और समुद्री क्षेत्रों की सुरक्षा निगरानी के लिए कितना अहम है सुमित? देखिए बिल्कुल इसकी अहमियत या फिर इसका इंपॉर्टेंस आप इस बात से समझिए सुरभि कि ये भारतीय नौसेना के 2 एयरक्राफ्ट कैरियर यानी विक्रांत और विक्रमादित्य दोनों पर इसकी डिप्लॉयमेंट रहेगी। खासतौर पर कि अभी सिर्फ 6 हेलीकॉप्टर्स आए हैं लेकिन 24 आने हैं 2025 तक। ये सभी के सभी 24 भारतीय नौसेना के पास आ जाएंगे। ये सर्विलेंस यानी ये पनडुब्बी के मार गिराने से ज्यादा ये सर्विलेंस कर सकता है, यानी भारत की जो रीच है यानी जो एयरक्राफ्ट कैरियर की जो रीच है वो आगे के इलाकों में ही पहुंचेगी। और खास बात ये कि इसको आप ना सिर्फ एयरक्राफ्ट कैरियर से बल्कि फ्रिगेट से आपको दूसरे शिप से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी भारत के सभी शिप्स पे अगर इसका डिप्लॉयमेंट होगा तो उनकी कैपेबिलिटीज में एनहांसमेंट होगा, उसकी कैपेबिलिटीज में एनहांसमेंट को देखते हुए इसकी इंपॉर्टेंस और इसके फीचर्स के बारे में तो हम चर्चा कर रहे हैं। लेकिन MH-60R सी हॉक यानी रोमियो हेलीकॉप्टर जब आसमान में होता है तो दुश्मन गलती करने की भूल नहीं करता। इसके बारे में हेलीकॉप्टर की ताकत के बारे में जानना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी ताकत की वजह से इसे अजय माना जाता है। और यहां सबसे पहले इंफॉर्मेशन उड़ान के लिहाज से सुमित इंपॉर्टेंट है, जहां 12,000 फीट की ऊंचाई के बारे में बड़ी खबर है। 5 क्रू मेंबर, साथ ही अधिकतम टेक ऑफ वजन इसका 10,433 किलो और लंबाई 64.8 फीट, ऊंचाई 17.23 और क्षमता एक बार में 830 किलोमीटर की दूरी तय करना। सुमित देखिए मैं आपको एक बड़ा डिफरेंस समझा दूं अगर एक छोटी सी बात से कि एक नॉर्मल हेलीकॉप्टर जो फ्लाई करता है या फिर जो नेवल हेलीकॉप्टर फ्लाई करता है उसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस, बहुत ज्यादा चैलेंजेस होते हैं, क्योंकि लगातार एक हेलीकॉप्टर को एक लगातार स्पीड से चलते शिप के ऊपर आपको लैंड करना होता है, वहीं से मूवमेंट करनी होती है। और दूसरा आपको समंदर के बहुत करीब जाकर जब सर्विलेंस करना होता है, जब आपको अटैक करना होता है ऑफेंसिव, तो बहुत तेज हवाओं के अंदर हेलीकॉप्टर का मूवमेंट बहुत ज्यादा बिगड़ता है, बहुत ज्यादा दिक्कत होती है और वहां पर कोई ऐसा बेस नहीं होता कि आपको तुरंत लैंड करना है। तो ये सबसे बड़ा चैलेंज होता है किसी भी नेवल हेलीकॉप्टर के लिए। और आप ये मान के चलिए कि ये पिछले 2005 से 2008 से इंडियन आप कह सकते हैं कि यूएस फोर्सेस के पास इस्तेमाल किया जा रहा था। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया हो, स्वीडन हो, कई कंट्रीज ने इसको अपने नेवल बेसिस के अंदर डिप्लॉय किया, अपने नेवल क्षमताओं में इजाफा किया। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान होगा कि भारत की क्षमताओं को खासतौर पर न सिर्फ सर्विलेंस के लिए बल्कि सी गार्डियंस के तौर पर आप इसका इस्तेमाल बहुत यानी सोनार सिस्टम समुद्र की स्थिति का ये पता लगा सकता है। विशेष इंजन, 2 जनरल इलेक्ट्रिक के टर्बो शाफ्ट इंजन और शक्तिशाली सेंसर्स, रडार दुश्मन की गतिविधि का भी आसानी से पता लगा सकते हैं। लेकिन समंदर में चीन पाक की चुनौती को अब मिलेगी टक्कर। इस वक्त एक और बड़ी खबर, आज मिनिकॉय में नया नेवल बेस कमीशन और नए नेवल बेस का नाम INS जटायु है। आपको बता दें हिंद महासागर में नेवी की मजबूती बढ़ेगी। तो कैसे नेवल बेस INS जटायु के कमीशन होने के बाद चीन की चुनौतियों पर काबू पाया जा सकेगा और साथ ही कैसे मालदीव को भी कड़ा जवाब दिया जा सकेगा, इस बारे में इंफॉर्मेशन आपके सामने हिंद महासागर के इसी रक्षक INS जटायु को लेकर के होगी। INS जटायु नेवल बेस से हिंद महासागर पर नजर बनाए रखेगा। लक्षद्वीप समूह में नौसेना की पैठ और मजबूत होगी और मिनिकॉय द्वीप से मालदीव की दूरी आपको बता दें 524 किलोमीटर है। INS जटायु से चीन की नेवी की हरकत पर तो अंकुश लगाया जा सकेगा। साथ ही INS द्वीप रक्षक के बाद INS जटायु लक्षद्वीप में दूसरा नेवल बेस है। सुमित, ये हिंद महासागर में भारत की बढ़ती ताकत के तहत खबर इंपॉर्टेंट है। देखिए एक बहुत सीधी सी बात कही जाती है कि जो समंदर पे राज करेगा दुनिया पे राज करेगा। इसका मतलब आज के समय में बहुत ज्यादा अहम है, क्योंकि सुरभि आप मान के चलिए कि आपके इकोनॉमिक फ्रंट, आपकी बिजनेस, आपकी सर्विलेंस, सारी चीजें समुद्र से जुड़ी और इसी वजह से चाइना अपने एक्सपेंशन कर रहा है, अपने बजट में एक्सपेंशन कर रहा है और भारत ये बखूबी जानता है कि उसका सीधा प्रभाव कहीं ना कहीं चैलेंज भारत के ऊपर आएगा। इसलिए भारत ने अपने बेसिस को मेंटेन करना, अपने एयरक्राफ्ट कैरियर्स, अपने फ्रिगेट्स, अपने शिप्स को लगातार उनको मॉडर्नाइज करना, इसके लिए बहुत ज्यादा काम शुरू कर दिया। और यही आप अगर INS जटायु की बात करें तो इससे ना सिर्फ भारत की
सर्विलेंस के लिए आपको बहुत मदद मिलेगी, बल्कि ये भी है कि आने वाले वक्त में भारत का एक नेवल बेस ऐसा होगा जहां से आप डिटैचमेंट कर सकते हैं, आप लगातार अपने शिप्स को, अपने एयरक्राफ्ट कैरियर्स को फ्लाई कर सकते हैं, आप मान सकते हैं कि आप अपने बेसिस को मेंटेन रख सकते हैं। तो भारत के सर्विलेंस को और सी गार्डिंग के प्रोसेस को बहुत मजबूत करने वाला है ये। थैंक यू सुमित फॉर जॉइनिंग अस। लेकिन हिंद महासागर में भारत की ताकत जिस तरीके से लगातार बढ़ रही है, चीन की मनमानी पर भारत के जल क्षेत्र से रोक लग रही है और भारतीय नेवी की ताकत दिनों दिन बढ़ रही है। ग्लोबल साउथ का लीडर भारत समंदर का सरताज बनकर उभर रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अरब सागर में विमान वाहक पोत आईएनएस विक्रांत और आईएनएस विक्रमादित्य की युद्धक क्षमता देखी। रक्षा मंत्री 3 दिन के नेवी कमांडर सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में पहुंचे, जिसमें रक्षा मंत्री ने हिंद महासागर के साथ साथ हिंद प्रशांत क्षेत्र में भारत की प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए नेवी की तारीफ की। इस दौरान सीडीएस जनरल अनिल चौहान, नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरि कुमार, सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे और एयर चीफ मार्शल वीआर चौधरी भी मौजूद रहे। साथियों, इंडियन नेवी की तत्परता की वजह से भारत अपनी उस जिम्मेदारी को बखूबी निभा रहा है। यहां हम अपने सहयोगी देशों को इंडियन ओशन में पूरी मदद प्रदान कर रहे हैं। इंडियन ओशन में भारतीय नौसेना की उपस्थिति इंडियन ओशन के हमारे बाकी सहयोगी देशों को किसी भी दबाव में आने से रोकती है। हमारी नौसेना इंडो पैसिफिक रीजन में यह इंश्योर करती है कि कोई भी अपनी ओवरवेलमिंग इकोनॉमिक और मिलिट्री पावर के दम पर हमारे मित्र देशों को दबा न सके, उनकी सॉवरेनिटी को किसी भी सूरत में कुचल न सके। साथियों, आज इंडियन नेवी लगातार सशक्त हो रही है। हमारा नेवल इंडस्ट्रियल बेस लगातार मजबूत होता जा रहा है। हमारे शिपयार्ड्स बढ़ रहे हैं, हमारे एयरक्राफ्ट कैरियर्स बढ़ रहे हैं और भारत की बढ़ती हुई ताकत इंडियन ओशन में डोमिनेंस को हासिल करने के लिए नहीं, फिर से दोहराना चाहूंगा, भारत की बढ़ती हुई ताकत इंडियन ओशन में डोमिनेंस को हासिल करने के लिए नहीं, बल्कि इंडो पैसिफिक क्षेत्र में पीस और प्रॉस्पेरिटी का माहौल तैयार करने के लिए। एक और बड़ी खबर जहां बता दें, पीएम के दौरे के मद्देनजर पूरे कश्मीर में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का श्रीनगर दौरा है। झेलम नदी में मार्कोस कमांडो तैनात किए गए और आसपास ड्रोन के साथ शार्प शूटर्स की तैनाती को लेकर भी खबर आ रही है। 7 मार्च को प्रधानमंत्री को कश्मीर का दौरा है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पूरे इस परिसर को, जो कि मुख्य स्थल से कुछ दूरी पर है, और ये जहलिम है जहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरीके से अब ये पूरा स्थल जो है एलाइट फोर्सेस को दिया गया है। यानी एक प्रोटोकॉल रहता है कि जब भी वीवीआईपी जैसे प्राइम मिनिस्टर है, जब उनका विजिट रहता है तो जो स्थल है उसको बिल्कुल एक एलाइट फोर्सेस के हवाले कुछ घंटों पहले किया जाता है और एक एसओपी रहता है और इसके चलते कहा जा सकता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरीके से जहलिम दरिया में मार्कोस जो है वो यहाँ पे अभी पेट्रोलिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं। बता दें आपको कि बिल्कुल जैसा कि यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर का जो दौरा है वो बिल्कुल 7 मार्च यानी कल होने वाला है और सुरक्षा को बिल्कुल चौकन्ना रखा गया है। साथ ही साथ बता दें ड्रोन्स के साथ साथ जो शार्प शूटर्स है वो भी स्थल के आसपास जो है डिप्लॉय कर दिए गए हैं। कैमरामैन मुर्तजा रिजवी के साथ महराज अहमद, TV9 भारतवर्ष, श्रीनगर। नेवी लगातार ग्लोबल हो रही है और इसका एक और उदाहरण देखने को मिला। अदन की खाड़ी में भारतीय नौसेना ने फिर अपना शौर्य दिखाया। हुती ने एक जहाज पर मिसाइल या ड्रोन से हमला किया और इस जहाज में लाइबेरिया का झंडा लगा हुआ था। हमले के बाद इस जहाज में आग लगी और आईएनएस कोलकाता जब को इसके बारे में जानकारी मिली तो वो मौके पर पहुंची और जलते हुए जहाज की आग पर काबू पाया। भारतीय युद्धपोत में तैनात 12 फायर फाइटर्स ने अपनी जान जोखिम में डालकर इस आग पर काबू पाया। घटना 4 मार्च की है। आग बुझाने में करीब 5 से 6 घंटे का समय लगा। तो देखिए किस तरीके से जलते जहाज पर काबू पाने के लिए ये कड़ी मशक्कत की गई और ये स्पेशल ऑपरेशन जिस तरीके से चलाया गया उसकी तस्वीरें जारी की गई हैं।
कि समंदर में भारत जिस तरीके से आईएनएस कोलकाता का ये शौर्य देखने को मिला है, उसकी तस्वीरें सामने आई हैं। और इस बीच बड़ी खबर यह है कि अमेरिका का हूती को करारा जवाब, जहां हूती के 4 मिसाइल हमलों को किया नाकाम। हूती के 4 बैलिस्टिक मिसाइल तबाह कर दिए गए। अमेरिका ने हूती के 3 ड्रोन्स को नष्ट कर दिया है। आपको बता दें, हूती के 3 मानव रहित जहाजों को बर्बाद करने का दावा किया जा रहा है। दरअसल हूती ने यूएसएस के कौन युद्धपोत पर हमला किया था और अमेरिका के मुताबिक हूती ने बैलिस्टिक मिसाइल से पहले हमले को अंजाम दिया, जिसे अमेरिका ने नाकाम कर दिया। इसके बाद भी हूती नहीं रुका, ड्रोन से हमले की कोशिश की, मानव रहित जहाज से अटैक की कोशिश की। इन सभी हमलों को अमेरिका ने नाकाम कर दिया और अमेरिका ने हूती के कुल 4 मिसाइल हमले नाकाम किए हैं, 3 ड्रोन्स को नष्ट किया है, 3 मानव रहित जहाजों को बर्बाद कर दिया है। यूएसकान युद्धपोत जिस तरीके से लगातार एक्शन में नजर आ रहा है, हुती के जहाजों को बर्बाद करने को लेकर ये बड़े दावे किए जा रहे हैं। अब इजरायली जहाज को डूबने से बचाने की कोशिश को लेकर एक खबर आपके सामने, क्योंकि टगबोट से जहाज जिबूती ले जाने की कोशिश, हुती ने क्षतिग्रस्त जहाज पर फिर से हमला किया। लाल सागर में इटली इजरायली जहाज पर अटैक को लेकर यह बड़ी खबर आई। तस्वीरें आपके सामने, जहां जहाज पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो चुका था, इस पर आग लग चुकी थी और किस तरीके से इस बेकाबू आग पर काबू पाने के लिए आईएनएस कोलकाता ने यह स्पेशल ऑपरेशन चलाया, उसकी तस्वीरें भी आपने देखी। लेकिन लगातार हूती जिस तरीके से हमलों को अंजाम दे रहा है, इटली इजरायली जहाज पर अटैक को अंजाम देने के बाद ये तस्वीरें सामने आई, जहां हूती ने क्षतिग्रस्त जहाज पर एक बार फिर से हमला कर दिया। نفذت القوات البحرية في القوات المسلحة اليمنية بعون الله تعالى عملية استهداف لسفينة إسرائيلية MSC سكاي في البحر العربي، وذلك بعدد من الصواريخ البحرية المناسبة، وكانت الإصابة دقيقة ومباشرة بفضل الله। तो बड़ी खबर यह है कि समंदर में 3 फ्रंट पर कुछ ऐसा हो रहा है जिससे विश्व युद्ध 3 का आरंभ होना तय माना जा रहा है। और 3 तस्वीरें अब आपके सामने, समंदर में धधकती विश्व युद्ध की ज्वाला के सबूत। लाल सागर में हुती सर्वनाश लाने पर आमादा है। इटली और इजरायल के जहाज पर हमले से हुती ने अपने इरादे साफ कर दिए हैं। ब्लैक सी में रूस पर 3 हफ्ते के भीतर यूक्रेन ने दूसरा बहुत बड़ा हमला किया है, रूसी पेट्रोलिंग जहाज को डुबा दिया। वहीं दक्षिण चीन सागर में चीन अपनी दादागिरी से बाज नहीं आ रहा है। तो देखिए किस तरीके से अलग अलग वॉर फ्रंट से देखते हुए ये हालात सामने आ रहे हैं, जहां लाल सागर में बढ़ते खतरे का मुकाबला करने के लिए न सिर्फ अमेरिका के साथ अलग अलग फ्रंट पर हमलों को अंजाम दिया जा रहा है, अटैक काउंटर अटैक को लेकर ये बड़ी खबरें काला सागर से भी सामने आ रही हैं।